राधे राधे फ्रेंड्स। वह अपने मॉम डैड को अच्छी तरह से जानता था। उनके लिए पैसा और बिजनेस उतने ही मायने रखता था जितना कि उनका बेटा। इसलिए रूपाली से शादी करनी है तो यह बहुत जरूरी है कि वह कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे हो। रूपाली नक्श के करीब आते हुए बोली, अब अगर तुम्हारी सारी कंफ्यूजन और बेचैनी दूर हो गई तो अब मुझ पर भी फोकस कर लो ना। ना जाने कितने वक्त से मैं तुम्हारे टच के लिए कितना तड़प रही हूँ। तुम्हारे पास तो आजकल मेरे लिए वक्त ही नहीं है। नक्श ये सब सुनकर मुस्कुरा देता है और रूपाली की कमर पकड़कर उसे करीब करता है और फिर उसके गाल पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए इस दुनिया में ना कभी कुछ हुआ था और ना ही कभी कुछ हो सकता है। वह तो बस बिजनेस के काम से मैं कुछ दिनों से इतना ज्यादा उलझा हुआ था कि तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिल पाया। मॉम डैड ने हमारी शादी की बात कर ली है और बहुत जल्दी वह हमारी शादी भी करवा देंगे। उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। रूपाली थोड़ा खुश होकर बोली, मैं हमारी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा। आई लव यू नक्श, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नक्श भी मुस्कुराकर बोला, आई लव यू टू माई लव। यह बोलकर वह रूपाली का चेहरा करीब लाता है और रूपाली पैशनेटली उसे किस करने लगती है। रूपाली हमेशा उसके साथ इंटीमेट होने की पहल करती है और इंटीमेट होने के टाइम वो काफी बोल्ड और एग्रेसिव हरकतें करती हैं जो नक्श को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। उसकी इन्हीं हरकतों को देखकर नक्श और भी ज्यादा उसके प्यार में गिर जाता है। थोड़ी ही देर में कमरे में रूपाली और नक्श की मिक्स आवाजें गूंजने लगती हैं। नक्श आराम से लेटा हुआ था और रूपाली उसकी बाहों में थी। दोनों ने ही कपड़े नहीं पहने हुए थे और दोनों चादर में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। रूपाली का सर नक्श के चेस्ट के ऊपर था और वह मुस्कुराकर उसकी चेस्ट पर उंगलियां घुमाती हुई सोच रही थी, देख आन्या, जो कुछ भी तुम्हारा था वह अब सब कुछ मेरा है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। मैंने तो तुम्हारा वह खूबसूरत रूप तक तुमसे छीन लिया। क्या हक है तुम्हारा मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखने का? तुम मुझसे ज्यादा और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए नक्श तुम्हारे प्यार में गिर गया। पर मैंने तुम्हारी खूबसूरती को ही तुमसे छीन लिया। अब नक्श मेरे प्यार में पागल है। बड़ी आई थी इस घर में आकर मुझसे मेरा हक छीनने वाली। मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ और जो भी मॉम डैड का है वो सब कुछ मेरा है। 1 रुपया भी तुम्हारे साथ में शेयर नहीं करूंगी। पैसा, कंपनी, प्रॉपर्टी, जमीन, घर, यहाँ तक कि नक्श भी, सब कुछ मेरा है। उसकी शादी मुझसे ही होने वाली थी। अगर तू नहीं आती तो सब कुछ वैसा ही चलता जैसा आज चल रहा है। तुमने जानबूझकर किया, अपने साथ यह सब कुछ करने मजबूर किया है मुझे। तुम्हें नहीं आना चाहिए था लौटकर। अब तुम जहाँ कहीं भी हो वापस मत आना, वरना मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें यहाँ से नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट डे एक बड़ी सी बिल्डिंग सिंघानिया एम्पायर के बाहर एक लड़की यानी कि कहर खड़ी थी। उसने खूबसूरत सी ड्रेस पहन रखी थी। हमेशा की तरह वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो पूरी कंपनी की नजर उठाकर देखती है। कंपनी इतनी बड़ी थी कि कहर को अपनी गर्दन काफी ऊपर तक उठानी पड़ी। फिर वह सोचने लगी, तो यह है उसकी कंपनी। ओके, कंपनी तो काफी अच्छी खासी बना रखी है, देखती हूँ अंदर से कैसे। इसके बाद वह अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड को देखती है, फिर उसे पंखे की तरह हवा करते हुए मुस्कुराकर सड़क क्रॉस करके कंपनी में चली जाती है। अथर्व अपने ऑफिस में बैठा हुआ था पर अपने लैपटॉप में अभी कुछ जरूरी मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। लैपटॉप के दूसरी तरफ बहुत सारे लोग टेबल के लेफ्ट राइट साइड में बैठे थे। वह आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। अथर्व काफी सीरियस होकर मीटिंग को अटेंड कर रहा था। तभी अचानक उसके बगल का फोन बजता। अथर्व थोड़ा इग्नोर करके कॉल काट देता है और फिर से मीटिंग पर फोकस करता है। वह अपने कुछ ओपिनियन देने लगता है। तभी अचानक उसका फोन एक बार फिर से बजता है। अथर्व थोड़ा इरिटेट हो जाता है। वह तुरंत लोगों से एक्सक्यूज मी लेता है और उसके बाद कॉल को रिसीव करके कहता है हेलो। तभी रिसेप्शनिस्ट की आवाज सुनाई देती है, हेलो सर, मैं रिसेप्शन से बोल रही हूँ। सर एक्चुअली यहाँ पर एक लड़की आई है और वो आपसे मिलने को बोल रही है। अथर्व अपनी आंखों को हल्का सा सुकेड़ कर बोला, पर मेरी आज किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। कौन है वह लड़की? उसको बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर अथर्व कॉल कट कर देता है और फिर से अपनी मीटिंग पर फोकस करने लगता है। रिसेप्शनिस्ट कॉल कट होते ही अपना फोन भी वापस रख देती है। सामने कहर खड़ी हुई थी। उसने अपनी कलाई को टेबल के ऊपर रखा हुआ था। वह हल्का सा तिरछा होकर खड़ी
पूरी कंपनी पर नजर मार रही थी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस, उन्होंने कहा है कि उनके पास वक्त नहीं है और उनकी आपके साथ कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो वह आपसे नहीं मिलना चाहती है। सुनकर कहर की आंखें सिकुड़ गई। वो सीधे खड़ी होकर बोली, क्या कहा तुमने? वह मुझसे नहीं मिलना चाहता? इरिटेट होकर कहर अपनी मुट्ठियों को टेबल पर जोर से मारती और कहती है, आखिर क्या समझता है वह अपने आप को? बहुत बड़ा तीसमार खां है क्या? इसके आगे कहर कुछ बोलती नहीं। वह गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी सी हैरान होकर उसे देखती है। उसे ये लड़की कुछ अजीब और पागल लगती है, इसलिए वह थोड़ी सावधान हो जाती है। कहर रिसेप्शनिस्ट से बोली, अपने बॉस को बोल देना गो टू हेल। उसके बाद कहर वहां से चली गई। बाहर जाते हुए गुस्से में बड़बड़ाई, समझता क्या है वो अपने आप को? बहुत बड़ा तीसमार खाए के पहले खुद गिड़गिड़ाते हुए मेरे घर आया था, मेरे सामने भीख मांग रहा था कि मैं उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाऊं। अब जब मैं उसकी कंपनी में उससे मिलने आई हूं तो इस तरह से मेरी बेइज्जती कर रहा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसमें सिर्फ मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे गुलाया था। उसका बहुत मन कर रहा था कि वह उसके मुंह पे बहुत सारी गालियां निकाले, पर फिर भी वह किसी तरह से गुस्सा करके गालियों को कंट्रोल कर लेती है। गुस्से में वह खुद से बड़बड़ाती है और फिर वहां से चली जाती है। मीटिंग खत्म करके अथर्व लैपटॉप बंद करता है, खिड़की के पास जाता है, सिगरेट को मुंह में रखता है और फिर लाइटर जलाकर उसे पीने लगता है। वह आराम से शांति से खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था, तब उसके दिमाग में कहर की कुछ झलक दौड़ रही थी। वह उसके घर आ गया था। वह सोचने लगा कि अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। आखिर वह कितना टाइम लेने वाली है? हाँ, मैंने उसे बोल दिया था कि वह सोच समझकर फैसला ले और मुझे बता दे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वह इतना टाइम ले। उसे क्या पता है कि हम लोगों का एक एक सेकंड कितना कीमती होता है? पता नहीं मुझे भी क्या, मैं क्यों ही गया हो उसके घर पे। कितना अजीब था, मगर अब तक तो उसे अपना जवाब दे देना चाहिए। उसने तभी तक कुछ कहा क्यों नहीं? कार्ड भी मैंने दिया था, कॉल भी नहीं किया अभी तक मुझे, और ना ही ऑफिस। यह सोचते ही अचानक अथर्व की आंखें बड़ी हो गई। जैसे उसने कुछ रियलाइज किया, वो भागकर फोन के पास गया। तुरंत फोन उठाकर उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, हेलो। दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट ने बोला, जी सर। तो अथर्व ने पूछा, वो जो लड़की अभी अभी रिसेप्शन पर आई थी मुझसे मिलने के लिए, उसका नाम क्या था? क्या उसने अपना नाम बताया था तुम्हें? यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। जी सर, नाम उसका क्या नाम था? नाम था तो सही। वह सोचने लगती है। जैसे ही उस याद करने की कोशिश कर रही हो तभी एकदम से बोली, हाँ सर, उसका नाम कहर था। वह बोल रही थी कि वह आपसे मिलने आई है। कहर का नाम सुनते ही अथर्व सन्न रह गया। फिर कहता है, कहाँ पर है वह? क्या वह अभी भी वहीं पर है? रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, जी नहीं सर, वो चली गई और वो यहाँ से काफी ज्यादा गुस्से में गई है। इज एवरीथिंग ऑल राइट सर? अथर्व चौंक गया, गुस्से में गई है? ओ माई गॉड। उसने तुरंत फोन रखा और फिर फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर चक्कर काटने लगा। मुझे एटलीस्ट एक बार पूछ तो लेना चाहिए था कि वे कौन है। ओ माई गॉड, ओ गॉड, इज दिस सो फ्रस्ट्रेटिंग। वह चली गई और वह गुस्से में। एक तो उसे मनाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? अथर्व तुरंत अपना मोबाइल फोन निकालता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसका कॉल रिसीव किया जाता है। जी सर, अथर्व बोलता है। जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं तुमसे निकलवाई थी, वह लड़की कहर, उसका मोबाइल नंबर निकाल कर जल्दी से मेरे पास भेजो, अभी के अभी। 5 मिनट के अंदर। असिस्टेंट चौंक गया। अथर्व ने कॉल कट कर दिया। वह थोड़ा हार्ड डिस्क ब्रेक होकर यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगा। अब पता नहीं मानेगी या नहीं मानेगी, मैं सॉरी बोल दूं क्या उसे? पर मुझे थोड़ी ना पता था कि वह नीचे खड़ी है। उसे कॉल करके आना चाहिए था। ऐसे बिना कॉल करके आएगी तो किसी को थोड़ी ना मेरे ऑफिस में घुसने दिया जाएगा। मेरे भी ऑफिस के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसी भी कोई नहीं घुस सकता। अथर्व अपने ही आप को जस्टिफिकेशन दे रहा था, पर पता नहीं क्यों शायद बौखला गया था बेचारा। तभी उसके फोन पर बीप का साउंड बजता है। वह अपना फोन ऑन करके देखता है तो पता चलता है कि उसके असिस्टेंट ने कहर की कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ उसका मोबाइल फोन नंबर भी भेजा है। अथर्व थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है। फिर वह उसका नंबर
डायल करता है। कॉल लगाने से पहले वह एक गहरी सांस लेता है और पूरे तरीके से तैयार हो जाता है सामने से आने वाले रेस्पॉन्स के लिए। अथर्व कॉल करता है। दूसरी तरफ से कहर गुस्से में बड़बड़ाती हुई सड़क पर जा रही थी। तभी उसकी नजर खट्टे मीठे बर्फ के गोले पर पड़ती है, जिन्हें देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। लाल, हरे, पीले, गुलाबी, तरह तरह के गोले। ओ माय गॉड, कहर के फेवरेट थे। वह फटाफट भाग कर गई और बोली, भैया एक काला खट्टा गोला लगाओ, वह भी एकदम मस्त चटपटा, जल्दी करो। वह आदमी ने फटाफट गोला लगा दिया और कहर उसे एंजॉय करने लगी। ओ माय गॉड, इज दिस सो अमेजिंग। कहर बड़े मजे से गोला खा रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने गोले के गिलास को नीचे रखा और फोन निकाल कर देखा। एक बी नंबर से कॉल आ रही थी। वह अनोइंग सा फेस बनाकर बोली, अब यह कौन मुझे कॉल कर रहा है? उसने फोन उठाकर बेफिक्री से कहा, हेलो। तभी दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक बिल्कुल साइलेंट था। कहर ने फोन की स्क्रीन पर देखा, कहीं फोन कट तो नहीं गया। फिर फोन चल रहा था तो उसने एक बार फिर से बोला, अरे भाई कौन बोल रहा है? हेलो। दूसरी तरफ से अथर्व ने हिम्मत करके बोला, मैं बोल रहा हूँ। इस बात पर कहर ने कहा, हाँ तो मैं ही बोल रही हूँ। आप कौन से वाले मैं हैं मिस्टर? आपका कोई नाम होगा या फिर आधार कार्ड में भी आपका नाम मैं ही है। कहर की बातें हमेशा ही अथर्व के खून जलाने का काम करती थी। उसने गहरी सांस लेकर अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं अथर्व सिंघानिया बोल रहा हूँ। अथर्व सिंघानिया? इतना सुनते ही कहर रुक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर अचानक उसने गुस्से से अपनी आंखों को सिकोड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कॉल करने की? मेरा मोबाइल फोन नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? समझते क्या हो तुम अपने आप को? अथर्व सिंघानिया, मैं तुम्हारे ऑफिस में आई तुम पर थोड़ा रहम खाकर। तुम मेरे घर में आए थे ना, इसलिए। और तुमने क्या किया? तुम्हारे पास वक्त ही नहीं, यह बोलकर तुमने मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अगर मेरी इतनी बेइज्जती करनी ही थी तो वहीं घर पर ही करके निकल जाते, लेकिन नहीं, तुमने अपने ऑफिस में बुलाकर मेरी इंसल्ट करके साबित क्या करना चाहा? इतनी सारी बातें एक सांस में बोलकर कहर गहरी गहरी सांस लेने लगी। यहाँ तक कि बर्फ के गोले वाला भी हैरानी से खड़ा उसे देख रहा था। कहर अब तक गुस्से में लग रही थी, आंखें अभी भी सिकुड़ी हुई थी। दूसरी तरफ से जब अथर्व ने महसूस किया कि कहर ने अब बोलना बंद कर दिया है तो उसने फिर से फोन को कान पर लगाया और कहा, कहर तुम क्या अभी इसी वक्त ऑफिस में आ सकती हो? कहर अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए बोली, एक बार बेइज्जती की, वह काफी नहीं थी जो तुम्हें अब मेरी फिर से बेइज्जती करनी है? अथर्व अपना माथा रगड़ते लगता है और फिर कहता है, दरअसल एक्चुअली मुझे नहीं पता था। इतना बोलते ही कहर चिल्ला पड़ती है, तुम्हें पता क्या है मिस्टर सिंघानिया? तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं होता है, बस बिना जाने ही चढ़ जाते हो। मैं वापस नहीं आऊंगी। और क्यों आऊं मैं भी इंसान हूँ, इस देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मेरी भी इज्जत है। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी उतनी ही इज्जत है जितनी तुम्हारी। अब मैं तब तक वापस लौटकर नहीं आऊंगी जब तक तुम अपनी गलती को सुधारते नहीं। अथर्व अपनी आईब्रो को हल्का सिकोड़कर पूछता है, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? कहर ने बर्फ के ठेले पर हाथ रखा और एक पैर को दूसरे पैर में क्रॉस करके थोड़ा सा टेढ़ा होकर स्टाइल के साथ खड़ी होकर, अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊं तो मुझे सॉरी बोलो। यह सुनकर अथर्व थोड़ा चौंक गया। क्या कहा तुमने? कहर ने जवाब दिया, मैंने कहा सॉरी बोलो। अभी अभी तुमने जो मेरी बेइज्जती की है उसके लिए। अरे शर्म करो यार, तुम्हारी जान बचाकर मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हारी फैमिली वालों पर एहसान किया, और तुम एहसान का बदला इस तरह से चुका रहे हो। यह सुनकर अथर्व अपनी आईब्रो सिकोड़कर बोला, एक्सक्यूज मी, इससे पहले एहसान मैंने तुम पर किया था। सहारा होटल में तुम्हें एक्सपोज ना करके भूल गई? उस वक्त तुम बड़े बड़े आंसू बहा रही थी मेरे सामने, और आज अचानक शेरनी बनकर दहाड़ रही हो। यह सुनकर कहर भी इरिटेट हो गई। उसने कहा, देखिए मिस्टर अथर्व सिंघानिया, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती। आपने मेरी बेइज्जती की है, सॉरी बोलेंगे तो ही मैं वापस आऊंगी, वरना मैं जा रही हूँ। अथर्व यह सुनकर बहुत इरिटेट हो गया। सॉरी उसने कभी किसी को भी नहीं बोला था, पर फाइनली वह गहरी सांस लेकर दिमाग को ठंडा करता है और कहता है, ओके ओके ओके, मेरे रिसेप्शनिस्ट ने जो भी किया उसके लिए, और मैंने जो भी किया उसके लिए, अब क्या तुम वापस आ सकती हो? कहर ने थोड़ा ड्रामेटिकली अनजान सा बनते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी अभी? क्या? उसकी तरफ से क्या
अथर्व समझ गया कि कहर जानबूझकर ये सब बोल रही है। वह अपने गुस्से और इरिटेशन को कंट्रोल करते हुए बोला, मैंने कहा सॉरी। यह सुनकर कहर के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन से भरी मुस्कान आ गई। वह बोली, हाँ ठीक है, माफ किया, गलतियां बहुत करते हो तुम अथर्व सिंघानिया, बार बार सॉरी बोलना पड़ता है तुम्हें। अथर्व चिढ़ जाता है पर चुपचाप खड़ा रहता है। फिर वह कहता है, आ रही हूं मैं, जरा अपना गोला खत्म कर लूं, उसके बाद आऊंगी, तब तक तुम मेरा इंतजार करो। यह सुनकर अथर्व की आंखें सिकुड़ गई। उसने कहा, क्या कहा? तुम्हें पता है अथर्व सिंघानिया किसी का इंतजार नहीं करता। इस पर कहर ने कहा, वह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं अपना गोला खत्म करके ही आऊंगी, क्योंकि गोले पर मेरे पूरे 20 रुपए लगे हैं, सो मैं वेस्ट नहीं करने वाली। तो इंतजार करो 20 मिनट, उसके बाद कॉल कट कर देती है। अथर्व का मुंह खुला का खुला रह जाता है और डिसबिलीफ के साथ कटे हुए फोन की तरफ देखकर कहता है, 20 मिनट, 20 रुपए के लिए यह लड़की मेरे 20 मिनट बर्बाद करेगी। हल्के गुस्से और इरिटेशन में आता और अपनी कुर्सी पर बैठकर सोचता है, मैंने कुछ गलती तो नहीं की। इस शहर में क्या बॉडीगार्ड्स की कमी थी जो मुझे उसी के पास जाना पड़ा? मगर आज तक मैंने उसके जैसे अच्छे फाइटिंग स्किल्स किसी बॉडीगार्ड को नहीं देखा। मेरे पास बेस्ट बॉडीगार्ड्स आते हैं, वो भी इतने स्ट्रांग नहीं जितनी कि वह अकेली लड़की थी। फिर गहरी सांस लेकर अथर्व अपने सर को पकड़कर बैठा रहता है। कहर आराम से अपना गोला खत्म करती है, फिर कंपनी में चली जाती है। इस बार रिसेप्शनिस्ट ने उसे जाने देती है और जाने से पहले वह प्यार से सॉरी भी बोलती है, उसे एक मीठी सी स्माइल देते हुए। वह ऊपर अथर्व के कैबिन की तरफ चली जाती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पूरी कंपनी को नजर घुमा घुमा कर देख रही थी और सोच रही थी, माय गॉड, बंदा तो बड़े पैसे वाला है, पर मुझे नहीं लगता कि इसके पास बिग ब्रदर से ज्यादा पैसे हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मगर कंपनी तो मस्त बना रखी है यार। इसके बाद जल्द ही वह अथर्व के कैबिन के पास पहुंच जाती है। वह दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से आवाज सुनाई देती है, कम इन। कहर बेफिक्र होकर कैबिन के अंदर जाती है और वह जैसे ही अंदर जाती है एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि कैबिन तो और भी ज्यादा लग्जीरियस, अमेजिंग और शानदार था। इतना खूबसूरत कैबिन उसने जिंदगी में कभी कहीं नहीं देखा था। वह शॉक होकर चारों तरफ कैबिन को देख रही थी, तभी उसे एक सेल्फ के पास खड़ा हुआ हैंडसम नौजवान दिखाई देता है, यानी अथर्व सिंघानिया। अथर्व ने कोट उतार कर रखा हुआ था और इस वक्त वह सेल्फ के पास खड़ा होकर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स रख रहा था। तभी उसने पीछे देखा कि कहर खड़ी हुई है। कहर को देखते ही उसकी आंखें थोड़ी सख्त हो गई और उसके एक्सप्रेशन देखकर कहर भी थोड़ा सा अलर्ट होकर खड़ी हो गई। आपने मुझे बुलाया? मिसेस सिंघानिया, कहर ने पूछा। अथर्व सेल्फ के पास से आया और बगल वाले सोफे पर बैठकर कहर को बैठने का इशारा करने लगा। थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर कहर भी जाकर बैठ गई। अथर्व ने कहा, तो तुमने क्या सोचा है मेरे ऑफर के बारे में? कहर ने अपने आईब्रोज को ऊपर उठाकर कहा, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। अगर मैंने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था तो अपना कीमती वक्त इस ऑफिस में आकर बर्बाद नहीं करती। मैं यहाँ पर हूँ, इसका मतलब मैंने कुछ सोचा है। मुझे आपका ऑफर मंजूर है। कहर की ऐसी बिंदास बात सुनकर अथर्व हैरान था। कैसी लड़की है ये, कितना बिंदास एटीट्यूड है, जैसे किसी महाराजा की बेटी हो। अथर्व ने कहा, आज से तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड रहोगी। मुझे 24 घंटे मेरे आसपास रहना होगा। तुम घर उसी वक्त जाओगी जब मैं फ्री रहूंगा और मुझे कहीं बाहर जाना होगा, ये मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे लिए काम के फिक्स घंटे नहीं होंगे और तुमने अपनी सैलरी क्या डिसाइड की है यह मुझे बता दो। कहर ने कहा, काम के फिक्स घंटे नहीं होंगे का क्या मतलब आपका मिस्टर सिंघानिया? आपने देखा है मेरे 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं। अगर मैं टाइम पर घर नहीं गई तो उनका ख्याल कैसे रखूंगी? उनको भी मेरी अटेंशन की जरूरत है। अथर्व ने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए स्टाइल में बैठते हुए कहा, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। फिलहाल के लिए तुम्हें खुद ही मैनेज करना होगा। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारी सैलरी की बात है तो 4 लाख रुपए महीने तुम्हें सैलरी मिल जाएगी। 4 लाख सुनते ही कहर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसका रिएक्शन देखकर अथर्व मन ही मन मुस्कुराता है। आखिर इस जैसे लोगों की कमजोरी क्या ही हो सकती है? इनके अपने और पैसा। असल में बात सही थी। अपने भाई बहन को अपनी जिंदगी देने के लिए, अच्छी जिंदगी देने के लिए कहर को भी पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसने कहा, ऑल राइट।
मुझे काम पर कब से आना है बता दो, अथर्व ने कहा। अभी से। यह सुनकर कहर थोड़ा हैरान होकर बोली, क्या अभी से? अथर्व ने कहा, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? कहर कुछ सोचती है और फिर कहती है, नहीं, पर मेरा यूनिफॉर्म, अथर्व ने कहा। उसकी तुम चिंता मत करो। तभी दरवाजे पर खटखट होती है और कोई अंदर आता है। वह अथर्व का असिस्टेंट था, जिसके हाथों में कहर का यूनिफॉर्म था। वह यूनिफॉर्म को कहर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह आपका यूनिफॉर्म है। कहर हैरान होकर बोली, सिलवा भी लिया? मेरे मेजरमेंट तो ठीक होंगे ना? मुझे फिटिंग के कपड़े पहनने की आदत है, मैं लूज कपड़े नहीं पहन सकती। अथर्व ने कहा, चिंता मत करो, बिल्कुल तुम्हारे ही साइज के हैं। वो जल्दी से चेंज करो और अपने काम के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, एक बात और, आज से मुझे बॉस कहकर बुलाओ। आई एम योर बॉस फ्रॉम नाउ ऑन। अथर्व अपने चेयर पर बैठा हुआ था। उसने पेन को उठाया हुआ था और उसे अपनी उंगलियों में गोल गोल घुमा रहा था। तभी अचानक कैबिन का दरवाजा खोलने की आवाज आती। अथर्व अपने पलकों को उठाकर जैसे ही आंखों की पुतलियां दरवाजे की तरफ करता है, उसकी आंखें जैसे वहीं ठहर जाती हैं। एकदम से अथर्व का हाथ जो पेन घुमा रहा था वहीं रुक जाता है। पेन अथर्व की उंगलियों से फिसलता हुआ जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अथर्व बिल्कुल स्टैच्यू की तरह बैठा रहता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरा वक्त ही रुक गया। तेज हवाएं चलने लगी। अथर्व के बाल हल्के से हवा में लहरा रहे थे और उसे अचानक अपने दिल की धड़कनों की तेजी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों के सामने कहर खड़ी थी। वह टाइट फिटिंग की बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म में थी। चेहरे पर एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कोल्ड थे। बालों को ऊपर पोनीटेल में बांध रखा था। उसका चेहरा डायमंड की तरह चमक रहा था। उसकी नशीली सी आंखें इस वक्त अथर्व के ऊपर टिकी हुई थी। तभी अचानक कहर की आवाज सुनकर अथर्व होश में आता है। कहर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं ड्यूटी के लिए तैयार हूँ बॉस। कहर की आवाज सुनकर एकदम से अथर्व होश में आता है और ऑकवर्ड होकर यहाँ वहाँ देखता है। पहले वह झुककर अपना पेन उठाता है और फिर अपने टेबल पर रखी हुई फाइलों में देखते हुए कहता है, हाँ तो ठीक है, अगर तैयार हो तो अपनी जगह पर जाओ। इस पर कहर अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोली, पर मेरी जगह तो आपके आसपास रहने की है ना सर। अथर्व कहर की तरफ देखता है, जो चुपचाप खड़ी थी। अथर्व ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे बॉडीगार्ड्स हमेशा गोद की तरह मुझसे चिपके नहीं रहते। दरवाजे से बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। जब मैं ऑफिस के बाहर कहीं जाऊंगा तब तुम्हें साई की तरह मेरे साथ रहना है। तब तक के लिए तुम्हारी मेरी आंखों के सामने होना जरूरी नहीं। तो जाओ अपने और कैबिन के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। कहर ने मुंह बनाया और वो बोल उठी, ठीक है, जा रही हूँ बॉस। वह बॉस सब पर खास जोर दे रही थी और ऐसा करते वक्त वह इरिटेटिंग फेस भी बना रही थी। उसके बाद कहर चुपचाप कैबिन के बाहर चली जाती है और वहां पर आराम से खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर तक अथर्व ऑफिस में काम करता है और कहर बाहर खड़ी रहती है। वह काफी बोर हो रही थी। हाथों को थोड़ा ऊपर नीचे करके स्ट्रेच करती है, यहाँ वहाँ घुमाती है और फिर आराम से अपना फोन चलाती है। लेकिन यह सब करते करते वक्त वह इतना ज्यादा उब गई थी कि वह सोचने लगी, मैंने भी क्या सोचकर इसकी नौकरी को एक्सेप्ट किया था यार। यहाँ तो मैं बहुत बोर हो जाऊंगी। वैसे भी इस पर क्या हर रोज हमले होते हैं क्या? अगर ऐसा है तो फिर सही था, मुझे रोज किसी न किसी को तोड़ने फोड़ने का मौका मिलेगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह जॉब मेरे लिए बहुत बोरिंग होने वाली है। रिजाइन कर दूं क्या? लेकिन यार 4 लाख हर महीना, नहीं, फिर क्या हुआ? बिग ब्रदर मेरे एक बार कहने पर 5 लाख तो क्या 4 करोड़ 5 करोड़ भी दे देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं यार, बिग ब्रदर पर पैसे नहीं लेना चाहती हूँ। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक बहुत कुछ किया है हमारे लिए। अब मैं अपना खर्चा खुद ही उठाना चाहती हूँ और अपने भाई बहन का भी। पर ये काम बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। इससे अच्छा तो मेरा एजेंट वाला काम ही था। क्या करूं? तभी अचानक कुछ एम्प्लॉयज कहर के बगल से गुजरते हैं तो उसे चाय की खुशबू आती है और वह एकदम से एक्साइटेड हो जाती है। चाय? ओ माय गॉड, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, कहाँ मिलेगी ये चाय? उसके बाद चाय कहाँ मिलेगी यह ढूंढते हुए वह हर कैबिन से दूर हो जाती है। वहाँ कैंटीन में लोगों का लंच टाइम हो गया था। एम्प्लॉयज खाना खा रहे थे। कहर तुरंत वहां पर आकर बोली, एक्सक्यूज मी भैया, चाय मिल जाएगी क्या? वहीं काउंटर पर खड़े हुए आदमी ने कहा, मिलेगी क्यों नहीं मैडम। तो कहर ने जवाब दिया, फिर फटाफट मुझे कम मीठा, तेज पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची वाले मस्त चाय तैयार करके दो, जल्दी करो। वह आदमी थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म चाय का कप कहर की तरफ बढ़ाता है। कहर जब
चाय देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह फटाफट चाय लेती है और एक जोरदार खुशबू के साथ उसकी फ्रेग्रेंस को महसूस करती है। वाह क्या बात है, चलो एक तो काम अच्छा हुआ यहाँ पर आने के बाद कि मुझे इतनी कड़क मसालेदार चाय मिलती रहेगी। उसके बाद कहर आराम से अपनी चाय की चुस्कियां लेने लगी। तभी अचानक वहां पर एक और लड़का आया और बोला, एक्सक्यूज मी ब्रो, 1 स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। वह आदमी तैयार करने लगता है। तभी वह लड़का जो दिखने में काफी ठीक ठाक सुंदर था और जिसने फॉर्मल कपड़े पहने रखे थे, जिसे देखकर लग रहा था कि वह शायद इसी ऑफिस में काम करता है, कहर की तरफ देखता है। कहर बड़े मजे से अपनी चाय पी रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की को गार्ड की यूनिफॉर्म में देखकर वह लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होकर अपनी आईब्रोज को उठा लेता है। क्या बात है, आजकल लड़कियां भी इस फील्ड में आने लगी हैं, उसने कहा। कहर ने पलटकर देखा तो एक लड़का टेबल के सहारे अपनी कोहनी रखे हुए होठों पर एक नटखट मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। उसने इग्नोर करके कहर अपनी चाय पर फोकस करने लगी। वह लड़का बोला, एक्सक्यूज मी मिस, गुड आफ्टरनून। आपको पहले कभी इस ऑफिस में नहीं देखा? कहर ने बिना गौर करते हुए जवाब दिया, अब से पहले देखने को मिलूंगी, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। यह सुनकर लड़का बोला, ओह रियली, तो आप यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड में से एक हैं? क्या बात है, लड़कियां काफी तरक्की पर है। कहर ने उसकी तरफ देखकर थोड़ा कड़क आवाज में कहा, अब क्या करें, जब लड़कों में ताकत ही नहीं बची तो सिक्योरिटी के लिए लड़कियों को मैदान में उतरना ही पड़ा। लड़के ने हल्का सा हंसते हुए कहा, काफी अच्छी बातें कर लेती हैं आप। आपका खूबसूरत नाम जान सकता हूँ मैं मिस ब्यूटीफुल? कहर ने अंदर से अच्छे कड़क अंदाज में कहा। कहर, मेरा नाम कहर है, लड़के ने अम्यूजमेंट के साथ कहा। क्या बात है, तुम्हारे नाम में ही कहर है? फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम मुझे कवि बुला सकती हो। कहर ने कहा, वो कविताएं लिखने वाला कवि? और फिर उसने हाथ मिला लिया। कवि ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा नाम कवि है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस कहर। कहर ने हल्का सा रिएक्शन दिया और हल्के से मुस्कुराई। कवि ने कहा, यहाँ पर मैं और मेरी टीम के मेंबर्स बैठकर लंच कर रहे हैं, अगर तुम फ्री हो तो चलो हमारे साथ लंच कर लो। कहर ने थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए कहा, पर मैं तुम लोगों को जानती नहीं, थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? कवि ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, कम ऑन, कुछ अजीब नहीं होगा। इनफैक्ट यह सब लोग तुम्हें देखकर काफी इम्प्रेस हो जाएंगे। चलो। उसके बाद कवि कहर को लेकर अपनी टेबल की तरफ चला गया, जहां वह अपने सारे कलीग्स के साथ लंच कर रहा था। वहां पहुंचने के बाद कवि ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हेलो 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 गाइज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। कहर चुपचाप उसके साथ खड़ी थी। कवि ने कहा, आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ हमारे ऑफिस की एक नई एम्प्लॉयज मिस कहर, सिक्योरिटी गार्ड कहर से। तो मिलिए ऑफिस की सिक्योरिटी टीम की नई सिक्योरिटी गार्ड से। सब ने कहर की तरफ देखा और शॉक हो गए। ओ माय गॉड, क्या यह लड़की सिक्योरिटी टीम में है? इसका यूनिफॉर्म देखकर तो यही लगता है, पर हमारे ऑफिस की सिक्योरिटी टीम में लड़कियां कब से आने लगी? सब लोग इसी बारे में बात करने लगे। कहर को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, पर सब ने उसे हेलो बोलकर अच्छे से बात की। कवि कहर के लिए चेयर पीछे की और कहर चुपचाप बैठ गई। सभी ने कहर को अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर एक लड़की ने कहर से पूछा, तुम्हें यहाँ पर पहले नहीं देखा, कब ज्वाइन किया आपने? कहर ने जवाब दिया, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मिस्टर सिंघानिया की पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ मैं। यह सुनकर सब लोग एक साथ चिल्लाए, क्या मोगेम्बो की पर्सनल बॉडीगार्ड? मोगेम्बो नाम सुनते ही कहर ने अपने आईब्रोज ऊपर उठा लिए और उसकी तरफ देखने लगी। मोगेम्बो? कहर थोड़ा हैरान और अम्यूजमेंट से उन लोगों की तरफ देख रही थी। कवि ने हंसते हुए जवाब दिया, इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, मिस्टर अथर्व सिंघानिया को यहाँ सब लोग मोगेम्बो ही बुलाते हैं। उसके बाद उसने धीरे से कहा, यह उनका सीक्रेट नाम है जो हम सब ने मिलकर रखा है। किसी को बताना मत, खास करके मोगेम्बो को, वरना वह हमें जलते हुए तेजाब में डाल देगा, जहां से हमारी हड्डियां भी धुआं हो जाएंगी। सब लोग हंसने लगते हैं। कहर भी ऑकवर्ड होकर मुस्कुराई और अपने मन ही मन में बोली, मोगेम्बो? हाँ, क्या नाम दिया है, बिल्कुल परफेक्ट। आपकी पर्सनैलिटी पर यही नाम सूट करता है, मोगेम्बो कहीं का। आज से मैं भी उसे मोगेम्बो ही बुलाऊंगी। उसके बाद कहर उन सब के साथ कुछ बातें करने लगती है।
उसका अच्छा टाइम पास हो जाता है। फिर वह वापस कैबिन के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी कैबिन के अंदर से असिस्टेंट आता है और कहर से कहता है, अरे आप आ गई, कहाँ पर थी आप? सर आपके बारे में कब से पूछ रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं? जाइए, जाकर अंदर रिपोर्ट दीजिए। कहर चौंक गई। वो मन ही मन बोली, अब क्या हो गया उस खड़ूस मोगेम्बो को? वो फटाफट अंदर गई तो देखा अथर्व अंदर बैठा हुआ था। थोड़ा इरिटेट लग रहा था। कहर अंदर आई तो अथर्व सोफे से खड़ा होकर बोला, कहाँ गई थी तुम? मैंने कहा था कि तुम्हें कैबिन के बाहर खड़ा होना है। कहर ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, वो मैं एक्चुअली बस वह इतना ही बोली थी कि अथर्व ने कहा, मैं बस क्या? देखो मिस कहर, मैं तुम्हें इतनी हाई सैलरी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम 24 आवर्स मेरे आसपास रह सको, मेरी सिक्योरिटी के लिए। और मैडम तो अपने काम की वजह से गायब हैं। मुझे लंच टाइम में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना था। लंच का टाइम खत्म हो गया, मीटिंग को लेट हो गया और तुम अब आ रही हो। अथर्व को इतना गुस्से में देखकर कहर अपने मन ही मन बोली, बिल्कुल सही नाम रखा है इसका ऑफिस वालों ने, मोगेम्बो। मोगेम्बो कहीं का। फिर कहर ने थोड़ा सा एपोलाइज करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी बॉस, आगे से ध्यान रखूंगी। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा अनोइंग आवाज में कहा, मैं तुम्हारी गलतियां बार बार माफ नहीं करूंगा। रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छे से समझ लो। और हाँ, मैंने एक और फैसला लिया है तुम्हारे लिए। कहर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। अथर्व ने कहा, आज से मेरी पूरी सिक्योरिटी टीम को तुम लीड करोगी। तुम उनकी मेन हेड हो, तुम ही उन्हें ऑर्डर दोगी। यह सुनकर कहर चौंक गई और बोली, क्या? लेकिन यह तो बात नहीं हुई थी। अथर्व ने जवाब दिया, तो अब हो रही है ना? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस चीज से? कहर ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देख लूंगी। अथर्व इरिटेट होकर वहां से चला गया। कहर ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को अपने माथे पर मुक्का मारने लगी। यह आदमी बस एक दिन मेरे पेंशन की लाइफ को हिट ना कर दे, उसके बाद तो मुझे भगवान ही बचा सकते हैं। उसके बाद भी वह फटाफट अथर्व के पीछे पीछे बाहर चली गई। एक बड़ी से गोदाम में कुछ ट्रक खड़े हुए थे। गोदाम में बहुत सारे बॉक्स और बोरियां रखी हुई थी। फुली लोडेड गोदाम था, लेकिन गोदाम के बीच वाली जगह बहुत सारे लोग शराब पी रहे थे और ताश खेल रहे थे। उसमें से एक आदमी उनके पास आकर बोला, तुम लोग अभी तक निकले नहीं? तुम्हें पता है ना कि टाइम से यहाँ से निकलना कितना जरूरी है? माल को सही समय पर सही जगह पहुंचाना कितना जरूरी है? तभी एक आदमी ने शराब की बोतल को खाली करते हुए कहा, हाँ हाँ, बस निकल रहा हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो लोग खड़े हो गए और अपनी ताश को समेटकर साइड में रख दिया। उसके बाद वह आदमी ट्रक के पीछे की तरफ गया और उसे खोलकर देखा। वहां पर बहुत सारे खिलौने, किताबें वगैरह रखी हुई थी। उसके बाद वह ट्रक को बंद कर देता है और वह सारे ट्रक वहां से निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन में शरण्या अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी नजरें छत की सीलिंग पर थी। उसने हाथों को क्रॉस करके सिर के पीछे रखा हुआ था। वह एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। वह सोच रही थी कि आखिर अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि जो गुंडे उसने क्लब से पकड़े थे उनके पास से उसे ड्रग्स की कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। अगर सच पूछा जाए तो खुद उन लोगों को भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। एक कांस्टेबल शरण्या के पास आकर बोला, मैडम, यह सारा सामान जो मंगवाया है आपने। उसके बाद वह कांस्टेबल प्लास्टिक की थैली को वहीं टेबल के ऊपर रख देता है। शरण्या थैली के अंदर झांककर उस सामान को देखती है। यह वही सामान था जो उन लोगों से बरामद हुआ था जिन्हें उन्होंने क्लब में पकड़ा था। बहुत सारा सामान वहां पर मौजूद था, लेकिन ड्रग्स के 1-2 पैकेट के अलावा बाकी का सामान थोड़ा अजीब था। नॉर्मल सामान जैसे नेल कटर, लॉकेट, अंगूठी वगैरह, लेकिन एक चीज थी जो बड़ी अजीब थी। शरण्या ने उस चीज को उठाकर देखा। वह एक छोटी सी डायरी थी। वह कंफ्यूज हो गई। उसने डायरी को निकालकर पूरी डायरी खोलकर देखी। हर पेज को पलट पलट कर पढ़ने की कोशिश की, पर वह डायरी पूरी तरह से खाली थी। डायरी को नीचे रखते हुए शरण्या सोचने लगी, लोगों के पास से यह डायरी क्यों मिली होगी। उसके बाद शरण्या ड्रग्स के पैकेट को देखने लगी और बाकी के सामान को भी। तभी उसके पास एक कॉल आया। शरण्या ने फोन उठाया और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। उसे सुनकर शरण्या के एक्सप्रेशन थोड़े कड़क हो गए। थोड़ी ही देर में शरण्या की बाइक एक जिम के बाहर आकर पहुंची। बाइक से उतरकर शरण्या जिम के अंदर चली गई। जिम के अंदर स्वयं लड़कियों को एक्सरसाइज करवा रहा था। अंदर पहुंचकर वह स्वयं के पास गई और फिर कुछ बोली, स्वयं मल्होत्रा,
स्वयं ने पलटकर देखा तो शरण्या वहां पर खड़ी हुई थी, नॉर्मल जीन्स और शर्ट में। शर्ट की स्लीव्स ऊपर मोड़ी हुई थी, शर्ट पेट में दबी हुई थी और आंखों पर चश्मा, बालों में पोनीटेल बंधा हुआ था और चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वह काफी आई कैचिंग लग रही थी। उसकी ऑरा थोड़ा ठंडा और खतरनाक लग रहा था। वह दरोगा के अवतार में थी। वह उसे वहां देखकर स्वयं को थोड़ा अजीब लगा। शरण्या ने उसे आंखों से इशारे से थोड़ा बगल में चलने के लिए कहा। स्वयं ने भी उन लड़कियों को उनके हाल पर छोड़कर शरण्या के साथ बगल में आकर बोला, क्या बात है दरोगा मैडम, आज तो आप बिल्कुल फुल दरोगा वाले मूड में हैं। शरण्या ने जवाब दिया, तुम्हें मेरे साथ चलना है आज रात को। यह सुनकर स्वयं ने अपने आईब्रोज ऊपर उठा लिए और कहा, वैसे मैडम आज रात को मैं थोड़ा बिजी हूँ, वैसे अगर आप चाहें तो मैं कल रात को भी आपके साथ आ सकता हूँ। स्वयं ने बड़े नटखट अंदाज में यह बात बोली, मगर शरण्या की आंखें कड़क हो गई। उसने स्वयं के कॉलर को पकड़ा और दांत पीसते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो तुम्हारा शरण्या एक्सप्रेशन और उसकी बात सुनकर स्वयं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वह थोड़ा नर्वस होकर बोला, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। वैसे कहाँ चलना है? शरण्या ने कॉलर छोड़ते हुए कहा, इन्फॉर्मेशन मिली कि आज शहर के एक सीक्रेट क्लब में फिर से ड्रग्स पार्टी स्मगलिंग होने वाली है, तो वहां पर तुम्हें मेरे साथ चलना है। मुझे वहां तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। स्वयं ने कहा, ठीक है, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए। शरण्या ने कहा, नहीं, तुम मेरे साथ ही जाओगे, मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगी। अपना एड्रेस मुझे बता देना। इस बात पर स्वयं ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, ओके, आप मुझे कॉल करके बता देना। शरण्या ज्यादा कुछ और नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद स्वयं एक गहरी सांस लेकर बोलता है, अच्छे खासे हैंडसम लड़के को सीक्रेट एजेंट बनाकर रख दिया। मुझे लगता है मेरे साथ हैंग आउट करने का इरादा है, इसलिए मुझे रात को लेकर जा रही है। उसके बाद वह एक गहरी सांस लेकर स्वयं फिर से अपने काम में लग जाता है। शरण्या स्वयं से कॉल पर बात कर रही थी। स्वयं घर के बाहर खड़ा हुआ था। दरोगा मैडम, जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है, उसने कहा। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें? चुपचाप वहीं पर खड़े रहो और इंतजार करो, आ रही हूं मैं। यह बोलकर शरण्या कॉल कट कर देती है। उसे देखकर स्वयं सड़ा हुआ मुंह बनाकर कहता है, हमेशा खा जाने वाले मूड में रहती है, पता नहीं कैसी लड़की है। इसके मॉम ने जरूर इसके पैदा होने के टाइम पर कड़वे करेले खाए होंगे। आह, अब मैं क्या करूं? चलो बेटा स्वयं, अब तो तुम्हें इसके इशारों पर ही नाचना होगा। इसकी भी ऐसी धमकी देती है जैसे कहीं की लाट साहब हो। वह इधर उधर जाकर समय काटने लगता है कि बार बार घड़ी में टाइम देखने लगता है। थोड़ी देर तक वहीं पर बैठा हुआ शरण्या का इंतजार करता। थोड़ी ही देर में एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। गाड़ी के काले शीशे को देखकर स्वयं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है। जो बाहर निकलता है उसे देखकर स्वयं की आंखें बड़ी हो जाती हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। शरण्या एक शॉर्ट और बेहद अमेजिंग ड्रेस पहनकर वहां पर आई हुई थी। खुले हुए बाल, आंखों में काजल और चेहरे पर मेकअप के साथ वह किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसके पैरों में हाई हील्स थी और टाइट फिटिंग वाली स्कर्ट में उसकी बॉडी की परफेक्ट कर्व्स उभर कर आ रहे थे, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे ही थे, खड़ूस के खड़ूस। लेकिन बाकी काफी वो हॉट लग रही थी। स्वयं की आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। ये लड़की इतनी हॉट भी लग सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो अमेजिंग है यार, आज पूरी काया पलट करके आई है, वह मन ही मन कहता है। स्वयं को अपनी तरफ ऐसे मुंह फाड़कर देखता हुआ पाकर शरण्या अनोइंग सा फेस बना लेती है और धीरे से बड़बड़ाती है, ठरकी कहीं का, ऐसे देख रहा है जैसे कभी लड़की देखी ही ना हो। अपने केस में मुझे इसकी जरूरत नहीं होती ना, तो उसके मुंह पर 2 पंच लगाती मैं खींच के। उसके बाद वह उसके पास जाकर उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाती है, जिससे वो तुरंत होश में आता है। शरण्या ने कहा, अब तुम्हारा घूरना हो गया हो तो चलें। अगर मेरे हाथ बंधे हुए ना होते तो मुझे इस तरह से घूरने के जुर्म में तुम्हें अंदर डालकर डंडों से तुम्हारी धुनाई करती। स्वयं हल्का सा अपने सिर को खुजाते हुए बोला, मजबूरी हो या कुछ भी कहो, मगर आप ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि इस वक्त आपको मेरी हेल्प की जरूरत है मैडम। दरोगा मैडम,
उसके बाद स्वयं स्टाइल से चलता हुआ गाड़ी के पास गया और गाड़ी में बैठकर शरण्या इरिटेट सा फेस बनाकर बोली, एक बार यह केस सॉल्व हो जाए उसके बाद इसे भी देख लूंगी। उसके बाद वह गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई और दोनों गाड़ी चलाते हुए क्लब की तरफ जाने लगे। स्वयं आराम से गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी नजरें ना चाहते हुए भी बार बार शरण्या की तरफ जा रही थी, खासकर उसकी टांगों की तरफ जो पूरी तरह एक्सपोज थी, गोरी चिट्टी और बेहद आकर्षक लग रही थी। उसकी नजरें शरण्या की टांगों पर जाकर ठहर रही थी। शरण्या जब यह नोट करती है तो स्वयं उसकी टांगों को ताड़ रहा है तो वह दांत पीसते हुए कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो, बहुत जोर की पड़ेगी, नजर हटाओ वहां से। शरण्या की बात सुनकर स्वयं थोड़ा ऑकवर्ड होकर सीधा होकर बैठ गया और बोला, नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि आपकी एक्सरसाइज का टांगों पर कोई फायदा हो रहा है या नहीं। शरण्या जानती थी कि यह ठरकी उसे ऐसी वैसी नजरों से देख रहा था, मगर उसकी मजबूरी थी, उसे स्वयं की हेल्प लेनी थी और शायद इस बात का स्वयं को पता था, इसलिए वह कुछ ज्यादा ही ओपन हो रहा था। स्वयं ने कहा, बाय द वे, हम कौन से क्लब जाने वाले हैं और वहाँ क्या करने वाले हैं? शरण्या ने कहा, जाकर मजे करेंगे और क्या। यह सुनते ही स्वयं की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, रियली? शरण्या ने गुस्से से घूरकर उसकी तरफ देखा तो वह चुप हो गया और बोला, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो, मैं तो बस पूछ ही रहा था। इसके बाद शरण्या एक गहरी सांस लेकर सामने देखते हुए ड्राइव करने लगती है। स्वयं एक गहरी सांस लेकर मन ही मन सोचता है, ना बाबा, लड़कियां तो सॉफ्ट और क्यूट ही अच्छी लगती हैं, कम से कम उनके साथ आराम से मजे से फ्लर्ट तो किया जा सकता है। यह तो घूर कर भी ऐसे देखती है जैसे अभी आंखों से आग निकालेगी और मुझे जलाकर राख देगी। चल बेटा स्वयं, आज से तेरी जिंदगी के उल्टे रास्ते लगने शुरू हो गए। जल्दी ही स्वयं और शरण्या क्लब से बाहर पहुंचते हैं। स्वयं क्लब की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हम यहाँ पर रेड करने वाले हैं? शरण्या ने जवाब दिया, रेड नहीं मारनी है, अगर रेड करनी है तो मैं अपनी टीम के साथ आती, तुम्हारे साथ नहीं। फिर बाहर देखते हुए शरण्या ने कहा, यहाँ पर कुछ लोग ड्रग्स की सप्लाई करने वाले आने हैं, हमें सीक्रेटली उन लोगों पर नजर रखनी है। लोगों को पकड़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वे लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते। हमें उनका पीछा करना है और उनके जरिए उन लोगों तक पहुंचना है जो उन्हें ड्रग्स सप्लाई करते हैं और फिर उनके जरिए उनके बड़े मालिकों तक पहुंचना है। स्वयं ने शरण्या की तरफ देखते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही दूर तक नहीं सोच लिया आपने? ऐसे लोग बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आते। शरण्या ने एक बार फिर से घूरकर स्वयं की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे आखिर समझकर क्या रखा है स्वयं मल्होत्रा? स्वयं ने हल्के से कंधे उठाते हुए कहा, ऑल राइट, अगर आपने उखली में सर देने का सोच ही लिया है तो सही है, चलो चलते हैं फिर। उसके बाद दोनों गाड़ी के बाहर चलते हैं। एक नॉर्मल लड़की की तरह शरण्या हल्का सा मुस्कुराती है ताकि वह शक के घेरे में ना आए। फिर वह स्वयं की तरफ देखकर उसकी बाहों में अपनी बाहें डालते हुए कहता है, अब चलें। अचानक शरण्या की इस हरकत से स्वयं अपने आईब्रोज उठा लेता है, फिर शरण्या के हाथों को पकड़कर धीरे से अपने हाथों से अलग कर देता है। इसे देखकर शरण्या के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। स्वयं कहता है, ना कोई ब्रह्मचारी हूँ मैडम, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में बाहें डालकर चलेगी तो मेरी नीयत खराब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद स्वयं आगे चल पड़ता है। शरण्या इरिटेट होकर उसे देखती है और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाती है। वे लोग क्लब के अंदर एंट्री करते हैं। शहर से बाहर दूर कहीं समंदर के किनारे बहुत से लोग थे। बहुत से लोग एक बड़े से कंटेनर को सकाड़ते हुए एक पानी की जहाज की तरफ लेकर जा रहे थे। वे कंटेनर को पूरी ताकत से आगे की तरफ खींच रहे थे। तभी एक आदमी आया और बोला, जरा संभल कर, इस कंटेनर में बहुत कीमती चीज है, अगर जरा भी चूक हुई, हल्का सा भी नुकसान हुआ तो हम सारे मारे जाएंगे। उसमें से एक आदमी ने कहा, चिंता मत करो, हम इसे आराम से जहाज में चढ़ा देंगे। वह बॉक्स एक बड़ा सा लोहे का कंटेनर था। उसमें गोल घूमने वाले पाइप्स की मदद से सरकाया जा रहा था। बॉक्स को बड़े मजबूत ताले जंजीरों से बंद किया गया था और अंदर जैसे कोई कीमती चीज हो। तभी माहौल में हल्की सी टेंशन महसूस होती है। हवाओं का रुख बदलने सा लगता है, टेम्परेचर गिरने लगता है। एक अजीब ठंडी हवा पूरे वातावरण में झकझोर देती है। सब लोग हैरानी से चारों तरफ देखते हैं। अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज गूंजती है, आह! कुछ लोग उस दिशा में भागते हैं जहां से आवाज आई थी। बाकी लोग कंटेनर के पास खड़े होकर देख रहे थे। तभी
जो लोग उस तरफ भाग के गए थे हवा में उड़ते हुए कंटेनर से टकराकर जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग तुरंत अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और उस दिशा में देखने लगते हैं। तभी अंधेरे से एक परछाई धीरे धीरे रोशनी की तरफ आती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक आदमी आकर उनकी आंखों के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसे अचानक वहां पर देखकर वो लोग हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर उस आदमी की तरफ घुटने तक लहराते हुए लंबे कोट, पूरे काले कपड़े, हाथों में काले ग्लव्स और चेहरे पर मास्क के साथ आंखों को डार्क किए हुए वह आदमी डीडी वहां पर खड़ा उन लोगों को देख रहा था। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा डार्क और खतरनाक लग रही थी। उसमें से एक आदमी ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आए हो? किसने आने दिया तुम्हें यहाँ पर? दूसरे ने अपना चाकू निकालते हुए, तुम चाहे जो भी कोई हो, अब यहाँ पर आ गए हो तो यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। पकड़ो इसे और खत्म कर दो यहीं पर। उसके बाद वो सारे लोग डीडी पर हमला करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन डीडी अपनी डार्क आंखों से चेहरे पर बिना किसी भाव के वहीं खड़ा रहता है। अब वह भी मास्क लगाए हुए वे सारे लोग अपने अपने हथियार तैयार करके डीडी के चारों तरफ गोल घूमने लगते हैं। उस पर हमला करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, मगर डीडी की आंखें एकदम कड़क थी। वह अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हुआ था और पूरी तरह से तैयार था उन लोगों के लिए। डीडी अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी काली डार्क आंखें एक पल के लिए भी झपकी नहीं। जैसे ही हमला करने वाले लोग अपने अपने हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़े, डीडी ने अपनी लंबे कोट के अंदर से एक तेज धार छुरा निकाला। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। पहले ही हमले में डीडी एक तरफ झुक गया और अपने कोट को लहराते हुए हिस्से का इस्तेमाल करते हुए हमलावर के चाकू को एक तरफ झटक दिया। उसने अपने छुरे को उस आदमी के सीने में घोंप दिया और एक सन्नाटे के साथ वह आदमी धड़ाम से बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसने अपनी एड़ी के बल घूमते हुए दूसरे हमलावर के हथियार को अपने छुरे से बेअसर कर दिया। उस आदमी का हाथ उसके बदन से अलग हो गया। उस आदमी का हाथ खंजर के साथ कटकर जमीन पर गिर गया। उस आदमी में अभी भी खंजर पकड़ा हुआ था। उसने अपने कटे हुए हाथ और उससे निकलते हुए खून के फवारे को देखा तो चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन थे। दर्द से उसकी जोर से चीख निकल गई। आसपास के लोग इस भयानक मंजर को देखकर अपना सलाइवा गटकने लगे। वो और भी ज्यादा अपने आप को खुद को तैयार करने लगे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी बहुत खतरनाक और भयानक है, पर इन्हें इसे खत्म करना ही होगा, वरना ये अपने बॉस के द्वारा मारे जाएंगे। हमलावर अब चारों तरफ से उस पर टूट पड़े, लेकिन डीडी की फुर्ती और ताकत किसी इंसान की नहीं, कहीं अधिक लग रही थी। वह दीवार से उछलते हुए हवा में ऐसे छलांग लगाया जैसे कोई सुपर हीरो। उसकी लहराती कोट और मास्क के साथ वह एक परछाई की तरह दिख रहा था। एक हमलावर ने पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डीडी ने झुककर उसकी टांगों को ऐसा झटका दिया कि वह जमीन पर गिर गया। अगले ही पल डीडी ने दीवार का सहारा लेकर ऐसा बैकफ्लिप मारा जो दो आदमियों पर अपनी टांगों से हमला किया कि वे दोनों हमलावर अपने आप चित हो गए। तभी एक और हमलावर ने अपनी बंदूक निकाल ली और गोली चलाने ही वाला था कि डीडी ने अपनी डार्क आंखों से उसे ऐसा घूरा कि जैसे उसकी आत्मा को छेद कर दिया हो। उस आदमी के हाथ कांपने लगे और उसकी बंदूक जमीन पर गिर गई। डीडी ने अपना छुरा फेंका जो उस आदमी के पेट में जाकर लगा। वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर डीडी दौड़ते हुए दीवार पर लगे लोहे के रॉड को ऐसे खींच लिया जैसे वह उसका इंतजार कर रहा। रॉड को घुमाते हुए उसने बाकी लोगों की तरफ बढ़ाना शुरू किया। वो डर गए और जैसे ही भागने के लिए मुड़े, डीडी ने अपनी फुर्ती से उनके आगे पहुंचकर उन पर हमला किया। पलक झपकते ही सब ढेर हो चुके थे। जल्द ही चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सारे के सारे हमलावर जमीन पर पड़े थे। कुछ मर चुके थे और कुछ बेइंतहा दर्द से तड़प रहे थे, अपना दम तोड़ने ही वाले थे। डीडी एक बार फिर से अपनी जगह पर चुपचाप शांत खड़ा हुआ। तेज हवा के कारण उसके बाल और उसका कोट हवा में लहरा रहा था। उसकी डार्क आंखें उन लोगों पर थी। उसके बाद उसने बड़े से लोहे के कंटेनर की तरफ देखा और धीरे अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ाने लगा। जल्द ही डीडी वहां पर पहुंच गया और उसने एक बड़े से जंजीर को हाथों से ही बड़े आसानी से तोड़ दिया और ताले को भी एक हाथ से खींच दिया और वो ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। लोहे के डंडे को कंटेनर के दरवाजे के हुक से बाहर निकाला, फिर कंटेनर के दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर एक रोशनी आई और अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग सामने आए। कंटेनर में कम से कम 100 बच्चे भरे हुए थे और वह सारे कोई 5 साल से लेकर 15 साल तक के बीच के थे। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां पर खड़े डीडी को देखकर वो बच्चे और भी ज्यादा डर गए। उन्हें लगा कि यह भी उन लोगों की तरह उनके लिए खतरा है। डीडी ने एक नजर घुमाकर उन सभी बच्चों को देखा और फिर उन्हें कंटेनर से बाहर निकालने का इशारा किया। बच्चे काफी डरे हुए थे, पर डीडी के इशारे पर धीरे धीरे थरथराते हुए, कांपते हुए लोग कंटेनर से बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते ही जब उन लोगों को वहां का नजारा गुंडों
देखा, गुंडों को बुरी तरह से मरा हुआ लहूलुहान तड़पता देखा तो वो लोग हैरान हो गए और भी ज्यादा डर गए। डीडी ने अपनी डाक आवाज में कहा, आगे बढ़ो, यह सब देखने की तुम्हें जरूरत नहीं। यहाँ से सीधा बाहर की तरफ जाओ, जो वहां पर तुम्हें लोग मिलेंगे चुपचाप उनकी बात मान लेना, वो तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। बच्चे डीडी की आवाज सुनकर काफी हैरान थे, मगर उनमें से जो बड़े बच्चे थे वो शायद समझ गए थे कि यह आदमी जरूर उनकी हेल्प के लिए आया होगा। जैसे तैसे करके वे सब लोग उस एरिया से बाहर की तरफ जाने लगे। तभी वहां पर पड़े हुए एक आदमी का फोन बजने लगा, जिसकी लाश वहीं पर पड़ी हुई थी। डीडी धीरे से अपने कदमों को वहां लेकर आया और उसके पॉकेट से फोन निकालते ही स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। डीडी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के, किसी भाव के फोन को रिसीव किया और वह कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ से 4 सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई और ना ही डीडी ने कुछ कहा, जैसे दोनों एक दूसरे की खामोशी को अच्छी तरह से समझ गए हों। तभी दूसरी तरफ से एक इंसान की बड़ी डाक आवाज डीडी के कानों में पड़ी, तो तुम आखिर वहां पहुंच ही गए। यह सुनकर डीडी के चेहरे पर एक डेविल सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हारी मौत हूं और मौत को कभी रोका नहीं जा सकता। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मौत? तुम मेरी मौत हो। यह मत भूलो कि जो कुछ भी तुम हो मैंने ही बनाया है तुम्हें। मैं डॉक्टर ब्लैक हूँ। डॉक्टर ब्लैक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ। इस बात पर डीडी के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सख्त हो गए और उसने कहा, तुमने मुझे क्या बनाया है? भला यह मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे यह भी बहुत अच्छे से पता है कि मुझे पकड़ने के लिए तुम उसे भेज चुके हो, मगर यह तुम्हारी गलतफहमी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मौत कभी टलती नहीं। तुम्हारी मौत भी टलेगी नहीं। बहुत जल्दी ही मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा और जब आऊंगा तो तुम्हारी आत्मा को खींचकर तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल दूंगा। इंतजार करो अपनी मौत का। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते, ना ही कुछ कमेंट करते हैं, तो प्लीज दोस्तों हमारा साहस बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट्स दें। हर हर महादेव दोस्तों।